वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लेके आया हूं कुछ खास, क्योंकि बिजनेस स्टडीज के पेपर होने वाले हैं, स्कूल में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, तो हम लोग लेके आए हैं कुछ खास, क्योंकि एग्जाम आ गए दोस्तों पास। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडीज के, और इसमें हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सफरनामा रहेगा दोस्तों वो रहेगा आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, बट यहाँ पे हम लोगों की अप्रोच क्या रहने वाली है, किस तरीके से हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तरफ बढ़ना है, समझना है और आंसर करना है। तो सबसे पहले गो थ्रू द क्वेश्चन एंटायरली, पूरे क्वेश्चन को एंटायरली आप समझे। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है कि अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर के नियर बाय पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शंस को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं ये 4 ऑप्शन। तो इसमें ऐसे हम लोग लॉजिक लगाते हैं कि जो 4 ऑप्शन है उसका डेटा भी हम लोग फाइंड आउट करें, उसको भी समझे कि उसका मतलब क्या होता है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या इसमें से ऑप्शन होना चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पे कोरिलेट करने की दोस्तों कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं आता हूं। यहाँ पे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑफ, ये बोल रहा है कि आज जो बिजनेस चल रहे हैं, जो व्यापार चल रहा है, उसमें मेनली फोकस लोगों का क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करें। इनने कहा अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, या तो बहुत ज्यादा पैसा कमा ले जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करे तब। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, लोगों के बारे में सोचा जाए, लोगों को अच्छे से अच्छा सामान दिया जाए विद सम्मान, मतलब विद रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है ना। तीसरा बोलता है बियरिंग रिस्क, बिजनेस जो है कहीं ना कहीं रिस्क से रिलेटेड है, और यहाँ पे हमेशा जब भी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमेशा रिस्क बना रहेगा। या प्रॉफिट विद सर्विस, तो ये बोलता है कि प्रॉफिट तो करना है अर्न, बट यहाँ पे लोगों को सर्विस भी देना है, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी भी हम लोग को यहाँ पे देना है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो है वो आज क्या बताता है, तो लोगों का फायदा होना मगर लोगों को सम्मान भी मिलना, मतलब कि उनका फायदे के साथ उनकी रिस्पेक्ट के जो प्रोडक्ट है वो भी इनको मिल जाए, तो यहाँ पे जो पर्सन होगा, जो कस्टमर होगा, वो खुश हो जाएगा। तो अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम लोगों को सिर्फ नहीं सोचना है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी का हमें नहीं सोचना है, बियरिंग रिस्क सिर्फ हमें बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है, बट पैसा तो कमाना है मगर यहाँ पे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। तो आंसर दोनों दोस्तों होना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट विद सर्विस। तो आंसर दोस्तों यहाँ पे है प्रॉफिट विद सर्विस। फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर हमारा गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैनरा बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच, कैनरा बैंक है जिसने कि एक ब्रांच को ओपन किया है बैंगलोर में। इट इज फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के किस ऑब्जेक्टिव को ये फुलफिल कर रही है। नई ब्रांच खुलना मतलब जाहिर सी बात है कि उनकी जितनी भी पुरानी ब्रांचेस है वो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, रेवेन्यू जितना जनरेट करना था हो चुका है, अब और कुछ नया चाहिए, तो उन लोगों ने एक नई ब्रांच यहां पे खोली है। तो ये जो ब्रांच खोली गई है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या सर्वाइवल होगा। सर्वाइवल तो ऑलरेडी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी तो वो नई ब्रांच खोल पा रहे होंगे। क्या सिर्फ प्रॉफिट करना है कि सिर्फ फायदा हो जाए, तो फायदा तो हो रहा होगा तभी तो नई ब्रांच पे आप स्विच कर रहे होगे। तीसरा बोलता है यहाँ पे ग्रोथ, क्या वो अपनी बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि वो हर जगह क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, या इनोवेशन कुछ नई चीज करके देखना चाह रहे हैं। देखो कैनरा बैंक का पुराना बैंक है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जो कि सर्वाइवल पे तो है ही। सर्वाइवल का मतलब होता है सिर्फ काम चल रहा है, काम नहीं चल रहा भाई, उसका प्रॉफिट उसके पास अच्छा खासा आ रहा है। जब वो नई ब्रांच की बोलेगा तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ चाहता है, ठीक है ना। हर एक एरिया में अपनी ब्रांच खोल रहा है, मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है भाई, ग्रोथ की बात हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन से सेक्टर का पार्ट है, तो हमारे पास दोस्तों 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में आपकी हेल्प करता है, ठीक है ना, मतलब चीजों को बना के देता है। टर्शियरी सेक्टर वो होता है जो चीजों को सेल करने में आपकी मदद करता है। तो बोलता है नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन, बेसिक रॉ
मटेरियल जो भी मिलेगा उसको ब्रोकन करना है, ब्रेक करना है इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, और क्या करना है उसको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करना है, उसको ब्रेक करना है अलग अलग गुड्स बनाने के लिए। तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, कहां से आई है, और इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये एनालिटिकल इंडस्ट्री है, क्या ये सिंथेटिक इंडस्ट्री है, क्या ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, क्या ये असेंबलिंग इंडस्ट्री है? अब यहां पे क्वेश्चन पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें बोल रहा है कि बेसिक रॉ मटेरियल को ब्रोकन करा जा रहा है डिफरेंट पार्ट्स में ताकि फिनिश गुड्स को बनाया जा सके। मतलब कि आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई ये चीजें जो हम ब्रेक कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा होगा, मतलब पहले जो रॉ मटेरियल था और जो फिनिश गुड्स बनेगा इसके बीच में डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है। तो ये डिफरेंस क्रिएट होता है दोस्तों यहां पे एनालिटिकल सिस्टम से। किससे होता है दोस्तों? एनालिटिकल सिस्टम से। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहां पे? एनालिटिकल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आऊंगा। नेम द सर्विस विच प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट न्यू प्रोडक्ट टू द कस्टमर। एक ऐसी सर्विस बताइए जो कि कस्टमर्स को क्या करती है दोस्तों, यहां पे नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करती है। क्या ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक को दूसरी जगह से कनेक्ट करना। दूसरा बोलता है बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है सर्विसेज देना। बैंकिंग का कोर मतलब जो होता है वो होता है फाइनेंशियल फैसिलिटी देना। इंश्योरेंस की हम लोग बात करें, इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में जब आपको रिस्क मिनिमम करना होता है तो उसके लिए आप करवाते हैं चीजों का इंश्योरेंस। एंड द लास्ट वन इज द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है चीजों को लोगों तक के पहुंचाना, डोर टू डोर तक के उसकी अप्रोच रखना कहलाता है एडवर्टीजमेंट। तो यहां पे यही बोलता है कि नेम द सर्विस, कोई ऐसी सर्विस बताइए जो नॉलेज दे किसी भी नए प्रोडक्ट को के बारे में कस्टमर को, उसको बोला जाता है दोस्तों यहां पे एडवर्टीजमेंट। क्या बोला जाता है? एडवर्टीजमेंट। ठीक है ना भाई? तो आंसर हमारा बिल्कुल स्पेसिफाइड है और बिल्कुल सही आंसर है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे। ऑन विच डेट वाज द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च? कौन सी डेट को मेक इन इंडिया को आपने लॉन्च किया? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 25 सितंबर 2014 या 8 नवंबर 2016? ठीक है ना भाई? चलिए तो आपको ये याद रखना है कि 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया को यहां पे लॉन्च किया गया। 8 नवंबर 2016 वो डेट थी, ध्यान से सुनिएगा, 8 नवंबर 2016 वो डेट थी जिस दिन इंडिया में डीमोनेटाइजेशन किया गया था। 2 अक्टूबर की अगर हम लोग बात करें, ईयर को हटा दे तो 2 अक्टूबर जो है गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है ना? तो 15 अगस्त की बात करें तो हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है। तो यहां पे मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तब ये स्टार्ट किया गया। ठीक है ना भाई? चलिए आंसर हमारा क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदिन द जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंपनी इज नोन एज। अगर आप गुड्स को खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल लिमिट में, वहां पे इसको क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड कहा जाएगा, इंटरनल ट्रेड कहा जाएगा, होलसेल ट्रेड कहा जाएगा या रिटेल ट्रेड कहा जाएगा? एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है बाउंड्री के बाहर, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अगर निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है बाउंड्री के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से सीधे अगर हम लोग ले लेते हैं तो वो आ जाता है होलसेल ट्रेड की कैटेगरी में। होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को देता है, और रिटेलर क्या करता है? कस्टमर को देता है। बट इन्हें कहा जोग्राफिकल लिमिट लगा दी। लिमिट अगर आप लगा देते हो कहीं पे भी तो वो जगह जो बन जाती है वो इंटरनल बन जाती है। तो यहाँ पे जो ट्रेड की बात हो रही है वो हो रही है दोस्तों इंटरनल ट्रेड की। किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंटरनल ट्रेड की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अर्थक्वेक कम्स अंडर विच टाइप ऑफ रिस्क? भैया अर्थक्वेक कौन से रिस्क में आता है? नेचुरल कॉज रिस्क, ह्यूमन कॉज रिस्क, इकोनॉमिक कॉज रिस्क या फिजिकल कॉज रिस्क? आप ध्यान से सुनिएगा भैया, अर्थक्वेक आने का रीजन मेनली क्या होता है? जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सेस्मिक वेव्स के कारण जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके कारण टेक्टोनिक प्लेट जो यहाँ पे हिल जाती है उसके कारण अर्थक्वेक आता है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बस की तो नहीं है कि वो वहाँ कोर तक के जाए, वॉल्केनो लाए, वॉल्केनो से सेस्मिक वेव्स में वाइब्रेशन लाए और फिर अर्थक्वेक आए। ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है। इसके कारण ह्यूमन कॉज रिस्क तो नहीं हो सकता, पैसे से ये रिस्क का कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकल कॉज मतलब कि इंसान खुद कर पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने आप में कौन सा रिस्क होता है दोस्तों? यहाँ पे नेचुरल कॉज रिस्क होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे नेचुरल कॉज रिस्क होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? नेम द रिवॉर्ड विच बिजनेस गेट्स टू बियर द रिस्क। रिस्क के बदले में बिजनेस में क्या फायदा होगा ये हमें बताना है। क्या मार्केट स्टैंडिंग? मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे बहुत आसानी से।
क्या गुडविल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी? गुडविल तो अच्छी होगी, नो डाउट। क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। प्रॉफिट, क्या हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाएगा या हमारे पास बिजनेस और ज्यादा होने लग जाएंगे? तो यहाँ पे रिवॉर्ड जो बोल रहा है ये मेनली है हमारा प्रॉफिट। तो बिजनेस में जैसे ही लिया रिस्क वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट। चलिए आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग। टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? मैंने अभी कहा कि हमें तीनों सेक्टर को ध्यान रखना है भैया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो बोलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या मैन्युफैक्चरिंग। तो टिम्बर किस काम में आता है? टिम्बर जो है वो फर्नीचर बनाने के काम में आता है, और इसका और कुछ भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्नीचर बनाया जाए, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो टिम्बर जो है बेसिकली प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होगा। किसका होगा भैया? प्राइमरी इंडस्ट्री, या तो हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर का ये पार्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्लांटिंग सैपलिंग्स, ठीक है, छोटे छोटे पौधे लगाना। एंड प्लांट्स इज रिलेटेड टू व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? किसका काम है ये इंडस्ट्री? कौन सी होगी जो ये प्लांट को लगाने का काम करेगी? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग होगी, क्या ये कंस्ट्रक्शन होगी, क्या ये जेनेटिक होगी या एक्सट्रैक्टिव होगी? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीजों को बनाना, कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर शेप में स्टैंड कर देना, जेनेटिक का मतलब होता है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन को धीरे धीरे करके बढ़ाना, ठीक है, और एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है जमीन से कुछ चीजें निकालना। तो यहाँ पे जब सैपलिंग लगाओगे तो पहली जनरेशन ये जो सीड है, सीड से अब ये कन्वर्ट होगा किसमें भैया? जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट में, प्लांट से ये ट्रीज बनेगा तो एक और जनरेशन बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा? जेनेटिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये जेनेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से 10th क्वेश्चन का आंसर हमारा होता है जेनेटिक। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे मैं आऊंगा। The हुंडी विच इज पेबल टू द होल्डर और बियरर इज कॉल्ड। एक ऐसा सिस्टम हुंडी का जिसमें पेबल हम लोगों को पे करना है, किसको? होल्डर को और बियरर को। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? क्या फरमीन जोग हुंडी कहते हैं, दर्शन जोग हुंडी कहते हैं, धनी जोग हुंडी कहते हैं या नाम जोग हुंडी कहते हैं? तो भैया ये जो पेबल करना है होल्डर को, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे धनी जोग हुंडी। क्या बोलते हैं? धनी जोग हुंडी। ठीक है ना, ये याद रखना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आता हूँ। मैरीटाइन रूट्स लिंक्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बाय सी। अब मैरीटाइन का मतलब होता है पानी से जो रिलेशन होता है ट्रेड का, उसको बोलते हैं मैरीटाइन रूट्स। ठीक है, अब बोलता है ईस्ट टू वेस्ट बाय सी एंड वर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस नोन एज। अगर मान लेते हैं ये मैरीटाइन रूट्स है, मतलब पानी से रिलेटेड रूट्स है, और यहाँ बोल रहा है कि ईस्ट से वेस्ट, यहाँ पे हम लोग को सी को कनेक्ट करना है, तो इस तरीके के ट्रेड को आप क्या नाम देंगे ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। क्या यहाँ पे ये सिल्क रूट होगा? सिल्क रूट तो चाइना में, मगर वो रोडवेज है पूरा का पूरा। क्या ये स्पाइस रूट है? क्या ये सी रूट है? या तो नन ऑफ द अबव है। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्पाइसेस का रूट बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज स्पाइस रूट। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे स्पाइस रूट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है हुंडी पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड। हुंडी देना है जब ये पीरियड खत्म हो जाए तब, ऑफ अ फिक्स टाइम टू एनी पर्सन इज कॉल्ड। उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे दोस्तों? तो यहाँ पे बोलेंगे धनी जोग मुद्दती हुंडी, फरमान जोग मुद्दती हुंडी, या सहजोग हुंडी, या बोलेंगे जोखमी मुद्दती हुंडी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो है दोस्तों खत्म हो चुका है। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो हुंडी दी जाती है उसको क्या कहा जाता है भाई? धनी जोग मुद्दती हुंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धनी जोग मुद्दती हुंडी कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 पे मैं आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है भाई? बोलता है Which of the following is not a business activity? अब बिजनेस एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो रिस्क पे ली जाए। दूसरा, यहाँ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है, तो ये होती है बिजनेस एक्टिविटी। बाइंग और सेलिंग ऑफ हाउस बाय अ प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहा है? या तो खरीद रहा है या तो बेच रहा है। ठीक है, दूसरा, बाइंग और सेलिंग ऑफ कार्स बाय कार डीलर। कार डीलर क्या कर रहा है? या तो खरीद रहा है या तो बेच रहा है। सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित। ये मोहित ने क्या करा? उसने ओल्ड हाउस बेच दिया और न्यू हाउस जो है उसने खरीद लिया। नन ऑफ द अबव। अब बताइए इसमें से कौन सा होना चाहिए? तो भैया इसमें होना चाहिए सेलिंग एन ओल्ड हाउस, क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, तो पुराने को बेचो और नया खरीदो। ये कहलाता है दोस्तों यहाँ पे कि भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा, सिर्फ सेलिंग कर रहा है, तो उसके पास पैसा आएगा अच्छा खासा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सेलिंग एन ओल्ड हाउस टू बाय अ न्यू हाउस बाय मोहित। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे मैं आता हूं।
द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड। एक ऐसी सर्विस जो कॉमर्स में होती है और जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देती है बिजनेसमैन को, उसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे भाई जो रिस्क है, रिस्क को हम लोग को मिनिमम करने के लिए एक सिस्टम यूज करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम लोग इंश्योरेंस, जो कि IRDAI के अंदर आता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो भाई प्रोटेक्शन के लिए उसके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, बैंकिंग होना चाहिए कि ट्रेड होना चाहिए। इंश्योरेंस रिस्क के लिए होता है, रिस्क जो भी होगा उसको मिनिमम करने के लिए इंश्योरेंस होगा। एडवर्टीजमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान समझिएगा, लोगों तक के नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग का मतलब ये होता है कि लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके, और ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पे इंश्योरेंस जो है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे मैं आता हूं। फिर ये बोलता है एथिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन, किस में एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में, या ऑल ऑफ द अबव। तो हमेशा एथिक्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशन में। क्यों? क्योंकि आपके ही कारण वो सब चीजें चलेगी। बिजनेस में तो लोग जुड़ के काम कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में तो आपको सिर्फ काम करके देना है, बट प्रोफेशन में आपको स्किल जो है दोस्तों यहाँ पे मेंटेन करना जरूरी है। अगर स्किल मेंटेन नहीं है तो फिर यहाँ पे आपका कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए प्रोफेशन में एथिक्स जो है बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। चलो तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? प्रोफेशन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, इकोनॉमिक्स में हमेशा काम करना पड़ता है, काम करने को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटी। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? एक्टिविटी, ठीक है ना। एक्टिविटी आर ऑफ टू टाइप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये दोनों जो है कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, बट इकोनॉमिक एक्टिविटी में रेम्यूनरेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको पैसा यहाँ पे दोस्तों नहीं मिलने वाला, ठीक है ना, मगर कुछ तो मिलेगा, उसको बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कैन बी कैरीड ऑन विदाउट एनी मिनिमम क्वालिफिकेशन इज, भाई ऐसी एक्टिविटी जो कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो और कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, उसको बोला जाता है क्या? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ दिस? नन ऑफ दिस तो होगा नहीं भाई। एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम कैटेगरी चाहिए क्या भैया? इतना कैटेगरी में इतने आपको क्वालिफिकेशन चाहिए तभी आप यहाँ पे आ सकते हो। प्रोफेशन में एक पर्टिकुलर फील्ड की आपके पास स्किल होनी चाहिए। बिजनेस की बात करें, बिजनेस में कोई कहीं से किसी भी तरीके की आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस जो है वो सब कुछ होता है दोस्तों यहाँ पे। तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड प्रॉफिट, फीस, सैलरी और ऑल ऑफ दिस। अब अगर प्रोफेशन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो क्या होगा? वो ये प्रॉफिट होगा क्या? नहीं भाई, बिजनेस में होता है प्रॉफिट तो फीस, हाँ ये फीस हो सकती है दोस्तों। सैलरी नहीं मिलेगी आपको प्रोफेशन में, तो आपको जो मिलने वाली है वो है दोस्तों यहाँ पे फीस। क्या मिलेगी दोस्तों? यहाँ पे फीस मिलने वाली है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोलता है क्वेश्चन भाई? एबीसी लिमिटेड इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस। अब एबीसी एक कंपनी है जो कि बहुत ही लो प्राइस लगा रही है, विच इज जस्ट कवरिंग देयर कॉस्ट, मतलब उनका सिर्फ जो है वो खर्चा निकल पा रहा है, जो लगाया वो खर्चा निकल पा रहा है, सो दैट इट कैन रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, और ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में बनी रह सके, बस यहाँ पे वो बनी रह सके, इसके लिए अभी काम कर रही है क्योंकि नई नई कंपनी खुली है। एबीसी लिमिटेड इज अचीविंग विच ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे दोस्तों बात कर रही है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ और नन ऑफ दिस। अब ध्यान सुनिएगा, उतना ही पैसा निकाल पा रही है जितना उसने लगाया है। तो यहाँ प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है दोस्तों, प्रॉफिट क्योंकि उससे ज्यादा होता है। ग्रोथ मतलब एक्सपांशन तो नहीं कर रही यहाँ पे, नन ऑफ दिस है नहीं। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास? सर्वाइवल। तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सर्वाइवल इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? विच वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। भैया हमें ये सेक्टर पहले पता होना चाहिए। हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। ये बोलता है विच वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर्स ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल। ये बताना है कि ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल कौन सी वाली इंडस्ट्री का पार्ट है? क्या प्राइमरी का पार्ट है, क्या सेकेंडरी का पार्ट है, टर्शियरी का पार्ट है, या नन ऑफ देम? इसमें से कोई भी नहीं है। बट यहां पे ये देखिए एग्जैक्टली रॉ मटेरियल नहीं है, यहां पे रिफाइनरी हो रही है, मतलब रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है। तो इसके कारण आंसर क्या होगा दोस्तों? यहां पे सेकेंडरी इंडस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा एमसीक्यू का जो सफरनामा है समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।